वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के डिफ्लेक्शन एंड स्लोप टॉपिक के सेकंड लेक्चर को लेके आया हूं, जिसमें हम लोग मोमेंट एरिया मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, मोमेंट एरिया मेथड एंड मोर्स थ्योरम क्या होता है, इन सब के बारे में आपको मैंने बता रखा है। तो यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर को भी जाके जरूर देखिएगा। आज हम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेक्शन एंड स्लोप क्यों स्टडी किया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है। देन बाउंड्री कंडीशंस के बारे में आपको बताया था कि कैंटिलीवर बीम में बाउंड्री कंडीशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर सिमेट्रिक लोड क्या रहेगा, और यदि लोड अनसिमेट्रिक रहा सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो बाउंड्री कंडीशंस कैसे बिहेव करेंगे। फिर मैंने मोर्स थ्योरम के बारे में आपको बताया था कि किसी भी दो पॉइंट्स के स्लोप का डिफरेंस एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम होता है। सेकेंड थ्योरम के बारे में बताया था कि किसी भी दो पॉइंट्स के जो डिफ्लेक्शन का डिफरेंस होता है वो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई डायग्राम होता है। और इनसे रिलेटेड मैं दो प्रॉब्लम्स पिछले लेक्चर में करा हूं कि कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे कपल होगा तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, और यदि कैंटिलीवर के बीम के फ्री एंड पे पॉइंट लोड रहेगा तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या रहेगा। और ये हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल के आया था। अगर बीम पे कैंटिलीवर बीम पे लोड कपल हो तो स्लोप जो होता है वो ml अपॉन EI होता है और डिफ्लेक्शन ml स्क्वायर अपॉन 2EI होता है। और कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड है तो जो स्लोप होता है वो WL स्क्वायर अपॉन 2EI होता है और जो डिफ्लेक्शन होता है वो WLQ अपॉन 3EI होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैंटिलीवर बीम के कंडीशन में अगर कपल है और कैंटिलीवर बीम के कंडीशन में अगर पॉइंट लोड है तो इसका मोमेंट एरिया मेथड के थ्रू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना आसान है, क्योंकि कपल के कंडीशन में मेरा बीएमडी रेक्टेंगुलर होता है और रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का सेंटर मालूम है। और पॉइंट लोड के कंडीशन में बीएमडी ट्रायंगल बनता था तो ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल का सेंटर भी हमें मालूम है। बट अब क्या होगा कि अगर मैं बीम पे यूडीएल या यूवीएल अप्लाई करूं, यूडीएल या यूवीएल अप्लाई करूं तो आपको मालूम है कि यूडीएल में जो मेरा बीएमडी होता है वो पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, और यूवीएल के कंडीशन में बीएमडी जो होता है वो क्यूबिक कर्व होता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि पैराबोला और क्यूबिक कर्व का सेंट्रोइड और एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैराबोलिक एंड क्यूबिक कर्व का एरिया और सेंट्रोइड के फॉर्मूला को देखते हैं, तो ही हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो एरिया एंड सेंट्रोइड ऑफ पैराबोलिक एंड क्यूबिक कर्व है। तो ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि हो क्या रहा है। मैंने सबसे पहले तीन इक्वल रेक्टेंगल्स ले लिए, सबसे पहले तीन इक्वल रेक्टेंगल्स। आप पूरा फिगर को ना देखें, जितना बता रहा हूं बस उतना समझने की कोशिश करें कि तीन रेक्टेंगल लेंगे जिसका बेस अगर हम लेंथ ले लें और जिसका हाइट h ले लें, तीनों इक्वल रेक्टेंगल है और तीनों का बेस लेंथ l है और तीनों का जो हाइट है वो h। मतलब बोलने का मतलब तीनों ही रेक्टेंगल्स के जो एरिया है वो इक्वल है LH, L इंटू H। अब क्या करा मैंने, सबसे पहले इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने एक लीनियर लाइन से ज्वाइन करा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो हुआ क्या कि ये जो रेक्टेंगल था इसको मैंने दो भाग में कट किया। देखिए, ऊपर में भाग 1 पार्ट 1 और ये नीचे वाला पार्ट 2। पहले इतना समझेंगे। तो ये वाला जो कर्व है ये लीनियर कर्व है। ये कौन सा कर्व है आपका, ये लीनियर कर्व है। अब आ जाइए दूसरे रेक्टेंगल पे।
दूसरे रेक्टेंगल को मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैंने पैराबोला कर्व से कट करा, मतलब एक पैराबोलिक कर्व ड्रॉ किया उस पे। मतलब जो अब मैं रेक्टेंगल को कट करूंगा वो पैराबोलिक कर्व के थ्रू कट कर रहा हूं। तो इस रेक्टेंगल को भी दो पार्ट में काट दिया हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन जो यहां कटिंग किया गया है वो पैराबोलिक कर्व के थ्रू किया गया है। तीसरा कर्व है ये, इसमें भी एक रेक्टेंगल है और यहां पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने यहां पे क्यूबिक कर्व से कट करा है, ये क्यूबिक कर्व है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो मैं सबसे पहले जो भी फॉर्मूला दे रहा हूं वो एक लीनियर लाइन के लिए ग्राफ दे रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला पैराबोलिक के लिए है, और तीसरा जो ग्राफ है, तीसरा जो फिगर है वो क्यूबिक के लिए है। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो पहला पार्ट था, इस पहला पार्ट का सेंटर कहीं यहां पे होगा, और इस सेंटर का मैं डिस्टेंस लिखूंगा किधर से, लेफ्ट साइड से, अपने फिगर के लेफ्ट साइड से, यहां से मैं लिखने जा रहा हूं। अब ये जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट का भी एक सेंटर होगा ये, और इसका भी मैं डिस्टेंस लिखूंगा लेफ्ट पार्ट से ही। इसी प्रकार से जितने भी दो दो पार्ट मैंने कट करे हैं, सबके सेंटर का डिस्टेंस मैं लेफ्ट पार्ट से ही लिखूंगा, रेक्टेंगल के लेफ्ट से लिख रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना है। अब आ जाइए, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अब मैं एक एक करके आपको एरिया और सेंट्रोइड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए ये जो पहला पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, LH/2। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, LH/2। अगर ट्रायंगल का एरिया LH/2 है तो जो अगर पैराबोलिक कर्व पे जाएंगे, पैराबोलिक कर्व का जो ऊपर वाला एरिया है, देखिए ऊपर वाला एरिया छोटा नजर आएगा थोड़ा, नीचे वाला एरिया थोड़ा बड़ा आएगा। तो जो ऊपर जो छोटा वाला एरिया है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है LH/3। मतलब लीनियर में जो ट्रायंगल का फॉर्मूला LH/2 था, पैराबोला में वो फॉर्मूला LH/3 हो जाता है और क्यूबिक के टर्म में LH/4 हो जाता है। तो मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी रेक्टेंगल को मैं अगर लीनियर लाइन या पैराबोलिक लाइन या क्यूबिक लाइन से कट करूंगा तो जो छोटा वाला एरिया जो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है उसका एरिया LH/2, LH/3 और LH/4 होता है। ठीक है, अब आ जाइए जो बड़ा वाला एरिया है, जो सेकेंड पार्ट है, उसका एरिया क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको पहला एरिया मालूम है तो टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से पहले एरिया को माइनस कर दीजिए। तो टोटल रेक्टेंगल कितना है, LH। अब LH में LH/2 माइनस करेंगे तो बचेगा LH/2, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो पार्ट्स इक्वल होंगे तो LH/2 दोनों जगह सेम रहेगा। लेकिन यही पैराबोलिक कर्व जाए तो LH में अगर हम LH/3 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 2LH/3, ये 2LH/3 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर क्यूबिक कर्व में मैं LH, टोटल एरिया LH था रेक्टेंगल का एरिया, उसमें मैं अगर पहला एरिया LH/4 को माइनस करूंगा तो बचेगा 3LH/4। क्या बच जाएगा, 3LH/4 आएगा। इतना समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, छोटा वाला एरिया लीनियर में LH/2, पैराबोलिक में LH/3, क्यूबिक में LH/4। बड़ा वाला एरिया लीनियर में इक्वल होता है LH/2, पैराबोला में 2LH/3 और क्यूबिक में 3LH/4। इसको याद नहीं रखना है, आपको बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा देना है, या सेकेंड एरिया अपने आप निकल जाएगा। अब आ जाइए सेंट्रोइड पे। अब जैसे कि आपको मालूम है कि अगर x1 सेंटर है और मैं लेफ्ट से दूरी लिख रहा हूं तो ट्रायंगल के कंडीशन में ये वाला दूरी, जो छोटा वाला दूरी होता है, ये वाला दूरी, ये होता है L/3। ट्रायंगल के कंडीशन में होता है L/3, पैराबोला के कंडीशन में होता है L/4 और क्यूबिक के कंडीशन में होता है L/5। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं वीडियो अपने जो वीडियो का पैनल है उसको मैं साइड कर दूंगा, वेबकैम वाला पैनल आपको दिख जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो लीनियर में जो x1 का डिस्टेंस होता है वो L/3 होता है, पैराबोलिक में x1 का डिस्टेंस L/4 होता है और क्यूबिक में x1 का डिस्टेंस L/5 होता है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L/3, L/4, L/5। ये कौन सा, पहले फिगर की बात कर रहा हूं, छोटे वाले फिगर की बात कर रहा हूं, और छोटे वाले फिगर का सेंटर का डिस्टेंस लेफ्ट साइड से बात कर रहा हूं। अगर x1 पता है, अब x2 पे आए। अगर मैं लीनियर में इस वाले सेंटर की बात करूं, x2 सेंटर, जो कि मैं लेफ्ट से लिख रहा हूं, तो लेफ्ट से ये दूरी कितना होगा, तो 2L/3 आपको मालूम है। ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में छोटा वाला दूरी L/3, बड़ा वाला दूरी 2L/3 होता है। पैराबोलिक में जो होता है वो 5L/8 होता है। पैराबोलिक में अगर बड़े वाले फिगर की बात करें, बड़ा वाला पैराबोला एरिया की बात करें, उसका डिस्टेंस इस साइड से लेफ्ट साइड से कितना होता है, 5L/8 होता है।
और क्यूबिक में जो होता है वो होता है 6l/10, मतलब 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया और 8 में 2 जोड़ दिए 10। 6l/10 को हम 3l/5 भी लिख सकते हैं। मैं एक बार वीडियो को यहां से साइड कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए क्यूब के बारे में, मैं क्यूब के बारे में बता रहा था, तो x1l/3, x1l/4 और क्यूब में l/5। अब अगर मैं सेकंड वाले एरिया के सेंटर की बात करूं तो x2 हो गया 12/3, यहां पे हो गया 5l/8 और यहां पे हो गया 6l/10। 6l/10 को हम 3l/5 भी लिख सकते हैं। तो आप यहां से इसका नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप लीनियर लाइन, पैराबोलिक और क्यूबिक ग्राफ कभी भी आएगा तो सेंट्रोइड और आपके एरिया कैलकुलेट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ये है आज का पहला सवाल कि मान लीजिए कोई एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है, पूरे बीम पे यूडीएल है स्मॉल w किलोन्यूटन पर मीटर, क्योंकि यूडीएल को हम स्मॉल w किलोन्यूटन पर मीटर से डिनोट करते हैं। किलोन्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो गया। और लेट EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इस बीम का कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में पूछ रखा है डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहले मैं करता हूं इस फिक्स्ड एंड को पॉइंट A बोल दो और फ्री एंड को पॉइंट B बोल दो। तो जैसे कि आपको मोमेंट एरिया मेथड के बारे में पता है कि सबसे पहले हम लोग इस बीम का BMD ड्रॉ करते हैं। तो यदि एक कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल है और यूडीएल के कारण जो बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा बनता है, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो मिलता है आपको WL² डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आपको मैक्सिमम स्लोप चाहिए, तो मैक्सिमम स्लोप B पे होता है। तो पहला पॉइंट हम थीटा B लिखेंगे, थीटा B। और एक पॉइंट हम वो लेंगे जहां का स्लोप 0 होता है, जैसे A का स्लोप 0 होता है फिक्स्ड एंड पे, तो थीटा A हो गया। अब ये देखिए ये पहले ही 0 होके हट जाएगा, तो थीटा B विल बी इक्वल टू थीटा मैक्सिमम। जो थीटा B होगा वही आपका थीटा मैक्स होगा। अब थीटा मैक्स होगा कितना, तो इस पैराबोला का एरिया। और अभी आपको बताया था कि ये देखिए पैराबोला का ये छोटा वाला एरिया है, और छोटा वाला एरिया होता है LH/3, मतलब 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। और 1/3 इंटू व्हाट इज द बेस, बेस तो इसका लेंथ L है, बेस इसका लेंथ L है L। हाइट क्या है, हाइट WL²/2 है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/2। और आपको पता है कि जो भी एरिया होगा फिर एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/EI से, या EI से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका WL³ अपॉन 6EI। ये आ गया आपका मैक्सिमम स्लोप WL³ अपॉन 6EI। अब चलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन वैसा ही होता है जैसा स्लोप का इक्वेशन लिखते हैं, जो कि YB माइनस Y है। और A पे एंड पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा, ये हट गया, तो YB जो होगा वही Y मैक्स होगा। और आपको पता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हम लिखते हैं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिखते समय जो स्लोप है वो तो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वही आपका एरिया है। मोमेंट EI डायग्राम का एरिया यही है ना, WL³ अपॉन 6EI इनटू। अब देखिए इसका मोमेंट लिखना है तो यहां एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता था। अब कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि इस पैराबोला का एक सेंटर होगा और सेंटर का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से, पिछले क्लास में बताया था मैंने। तो A तो पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप है, B है पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, मतलब मुझे यहां से यहां का दूरी मल्टीप्लाई करना है। ये कितना दूरी है, तो मैंने आपको पिछले सेंट्रोइड वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से यहां से ये दूरी होता है L/4। अगर ये दूरी L/4 होता है तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी लेंथ में से लेंथ -4 घटा देंगे। और लेंथ क्या था, L था, तो लेंथ में से लेंथ बाई 4 घटा देंगे तो मुझे जो डिस्टेंस मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, 3L/4 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 से 6 कैंसल, 4 × 2 नीचे आ जाएगा 8EI और ऊपर मिलेगा WL³ इंटू L, जो कि हो जाएगा WL4। तो WL4 अपॉन 8EI आ गया आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब ये बेसिक सा बात है कि लोड अगर नीचे है तो बीम नीचे डिफ्लेक्ट होगा कुछ ऐसा, तो डिफ्लेक्शन विल बी डाउनवर्ड, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो गया। और जो एंगल है वो ये मिलेगा क्लॉकवाइज, तो ये स्लोप मिल गया आपको क्लॉकवाइज।
कितने आसानी से यूडीएल के कंडीशन में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिए, और इसको कैलकुलेशन करने में मुझे बस दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो पैराबोला का एरिया और पैराबोला का सेंटर। अब इस बात को आप ध्यान रखोगे कि सेंटर का जो हम लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से। तो पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप L माइनस L/4 होगा, जो कि 3L/4 आ गया ये। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है और उस बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। ऐसी लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या ट्रायंगुलर लोड। लेकिन यूवीएल क्या, एक खास बात ध्यान रखना है कि फ्री इंड पे लोड जीरो है ना, यहां फ्री इंड पे लोड जीरो है, और जैसे जैसे हम फिक्स्ड इंड की तरफ बढ़ रहे हैं लोड बढ़ रहा है, और द मैक्सिमम लोड जो है वो है W किलोन्यूटन पर मीटर, W किलोन्यूटन पर मीटर। तो यूवीएल वाला लोड ध्यान रखना है, ऐसा यूवीएल जो फिक्स पे मैक्सिमम हो और फ्री पे जीरो हो। तो सबसे पहले आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इसका बीएमडी ड्रॉ करना होगा, और अगर मैं इसका बीएमडी ड्रॉ करूं तो इसका बीएमडी कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और जो मैक्सिमम बेंडिंग यहां मिलता है वो आपको मिलता है WL²/6। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस कंडीशन में होता है WL²/6। फिर से इस पॉइंट को A रख लेंगे, इस पॉइंट को B रख लेंगे। हमको मैक्सिमम स्लोप चाहिए, मतलब B का स्लोप चाहिए, तो थीटा B माइनस A का स्लोप जो कि 0 होता है, ये पहले ही कैंसिल होकर 0 हो गया, इसको हटा दिया। अब जो थीटा B है वो थीटा मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप। अब आ जाइए, स्लोप लिखने के लिए हम लिखते क्या है, पहले तो 1/EI से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस क्यूब का एरिया, देखिए ये क्यूबिक है, ये कर्व जो होगा वो क्यूबिक कर्व होगा, क्योंकि ये यूवीएल है, और यूवीएल में जो हमारा कर्व बनता है ना बीएमडी का, वो क्यूबिक बनता है। तो देखिए क्यूब का ये कौन सा एरिया है, छोटा वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया। और क्यूब का जो छोटा वाला एरिया था वो मैंने बताया था LH/4 होता है, मतलब 1/4 इंटू बेस, बेस तो आपका लेंथ है L, और हाइट है आपका WL²/6, WL²/6। तो यहां से आपका मैक्सिमम स्लोप निकल गया, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा, जो कि कितना होगा WL³/24EI। ये आ गया आपका WL³/24EI। ठीक है, अब चलेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे। तो देखिए जैसा स्लोप का इक्वेशन होता है वैसा ही डिफ्लेक्शन का इक्वेशन होता है। तो मैं लिखूंगा YB माइनस YA, YB माइनस YA, और A का फिक्स्ड इंड का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो YB जो होगा वही Y मैक्स होगा। तो Y मैक्स क्या होगा, तो जो स्लोप होता है वो तो आपका मोमेंट और EI डायग्राम का एरिया हो गया, तो स्लोप लिख लिया WL³/24EI। अब मुझे यहां पे एक सेंटर मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा सेंटर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए इस क्यूबिक कर्व का सेंटर यहां पे कहीं होगा, और इस सेंटर का हम डिस्टेंस लिखते हैं पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, मतलब B से डिस्टेंस लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको मैंने सेंट्रॉइड वाले पार्ट में बताया था कि ये वाला जो दूरी होता है क्यूबिक कर्व के लिए वो होता है L/5। तो ये दूरी कितना होगा, ये हो जाएगा L माइनस L/5, और L माइनस L/5 को सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा 4L/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से 24 कैंसिल, तो नीचे आ गया आपका 30EI, और ऊपर हो गया आपका WL4/30EI। क्योंकि यूवीएल नीचे लग रहा है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा, और डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा, अगर डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा तो एंगल हमको मिलेगा क्लॉकवाइज, मतलब ये जो स्लोप है ये आपको मिल गया क्लॉकवाइज। तो आसानी से हम एक कैंटिलीवर बीम के अंदर यूवीएल लगा दें, जो कि जिसके फ्री इंड पे लोड 0 है और फिक्स्ड इंड पे लोड मैक्सिमम है, तो उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन ये होता है। ठीक है, समझ में आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है, उस पे भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, लेकिन इस लोड की खासियत यह है कि ये फिक्स्ड इंड पे 0 है और फ्री इंड पे मैक्सिमम है। तो ऐसे लोड का हम मोमेंट एरिया मेथड या मोर्स थ्योरम से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो वो गलत आएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें हम मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक दूसरे प्रकार से इसके डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक कैंटिलीवर बीम पे पूरे बीम पे यूडीएल लगा दें, पूरे बीम पे यूडीएल लगा दें, और अगर उस यूडीएल में
मैं अगर इस वाले यूवीएल को माइनस कर दूं, मैं अगर इस वाले यूवीएल को माइनस कर दूं, इस वाले यूवीएल को माइनस कर दूं, तो जो हमारा लोड बचेगा, क्या वो लोड ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोड ऊपर दे रखा है वो बचेगा, कुछ ऐसा लोड बचेगा? सोचिए इस पे एक बार, सोचेंगे कि देखिए पहले पूरे पे यूडीएल लगा ले, मतलब यहां से लेके यहां तक फुल पे यूडीएल लगा दिए, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये वाला लोड। अब इसमें ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दे, सिंपल सी बात है। मैं अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, ध्यान से समझेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करूं और उस रेक्टेंगल में मैं इस वाले लोड को हटा दूं, इस वाले लोड को हटा दूं, तो मेरे पास ऐसा लोड बचा ना, कैसा लोड बचा? ये लोड बचा। इस लोड को मैं रिवर्स कर दूं तो यही लोड तो ये बच गया, यही लोड तो ये है जिसके फिक्स एंड पे लोड 0 है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यूडीएल में अगर इस वाले यूवीएल को माइनस कर दिया जाए तो ये वाला यूवीएल बचता है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये बचता है। अब आ जाइए, तो अब बात यह है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए इस यूडीएल का आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन मालूम है ना, और इस यूवीएल का स्लोप और डिफ्लेक्शन मालूम है। तो इस वाले स्लोप में से इस वाले स्लोप को घटाएंगे तो ये वाला स्लोप आ जाएगा, इस लोड का स्लोप। और यूडीएल का जो डिफ्लेक्शन होगा उसमें से इस वाले यूवीएल का जो डिफ्लेक्शन होगा घटाएंगे तो वो ये वाला डिफ्लेक्शन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए इसको हम θ1 बोल दें, इसको θ2 बोल दें, इसको डिफ्लेक्शन 1 बोल दें, इसको डिफ्लेक्शन 2 बोल दें। आ जाइए, हमको अगर इस यूवीएल का जिसका फ्री एंड पे लोड मैक्सिमम और फिक्स्ड एंड पे लोड 0, अगर इसका स्लोप चाहिए, स्लोप कहां पे मैक्सिमम होगा? बी पे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और स्लोप जो मैक्सिमम होगा वो थीटा मैक्स होगा, वो होगा कितना? तो यूडीएल का स्लोप अभी हमने कैलकुलेट करा था जो कि आया था WL3/6EI, और यूडीएल का स्लोप लिख लें तो यूवीएल का स्लोप जो था वो था आपका WL3/24EI। दोनों को माइनस कर दें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी 24EI। बस सॉल्व करना है। 24EI देखिए 6 से 24 गया 4 बार में, तो ऊपर आ जाएगा 4WL3। 24 से 24 जाएगा एक बार में तो आएगा WL3। तो 4WL3 में WL3 माइनस करेंगे तो निकलेगा 3WL3, और 3 से 24 कट करेंगे तो आ जाएगा ये WL3 अपॉन 8EI, WL3 अपॉन 8EI आ गया। ठीक है, WL3 अपॉन 8EI। इसी प्रकार से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, YB जो होगा वो Ymax होगा, और जो यूडीएल का डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL4 अपॉन 8EI, WL4 अपॉन 8EI। और जो यूवीएल, इस वाले यूवीएल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL4 अपॉन 30EI। अभी पीछे हम लोग देखे ही थे। अब इसको सॉल्व करना है। अब 30 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा आपका 120EI होगा। अब देखिए 8 से 120 जाएगा कितने बार में? 15 बार में, तो ऊपर आ गया 15WL4, और 30 से 120 जाएगा 4 बार में, तो ऊपर आ जाएगा 4WL4। तो 15 में 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11WL4। तो 11WL4 अपॉन 120EI। अब क्योंकि जो लोड है वो क्यों यूवीएल है ना, यूवीएल है और वो डाउनवर्ड है, तो बीम नीचे डिफ्लेक्ट होगा। नीचे डिफ्लेक्ट होगा मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड मिलेगा, और ये जो स्लोप है वो स्लोप आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। स्लोप कैसा मिलेगा? क्लॉकवाइज। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने भी लोड्स आप कैंटिलीवर बीम से पढ़े हो उन सबको मैं समराइज कर देता हूं, और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम आपको समझा देंगे। देखिए मैं सारे लोडिंग्स को एक जगह लिख दे रहा हूं और उसके स्लोप और डिफ्लेक्शन को आपको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे कपल है तो स्लोप होता है ML अपॉन EI, और जो डिफ्लेक्शन है वो होता है ML² अपॉन 2EI, ML² अपॉन 2EI। अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे पॉइंट लोड है तो जो स्लोप होता है वो होता है WL² अपॉन 2EI, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL3 अपॉन 3EI। अगर कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल है तो यूडीएल में जो स्लोप होता है वो होता है WL3 अपॉन 6EI, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL4 अपॉन 8EI। अगर यूवीएल है जिसपे यूवीएल मैक्सिमम फिक्स्ड पे हो और 0 फ्री पे हो तो स्लोप होता है WL3 अपॉन 24EI,
और डिफ्लेक्शन होता है WL4 अपॉन 30 EI। अब अगर नीचे मैं एक और लोड दे दूं जिसका यूवीएल अपोजिट हो, मतलब फिक्स्ड पे मैक्स 0 हो जाए और फ्री पे मैक्सिमम हो जाए, तो इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसका स्लोप निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसका डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोड अगर ऐसा है तो मैक्सिमम जो स्लोप होता है वो हो जाएगा आपका WL³ अपॉन 8EI, और जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा 11WL4 अपॉन 120 EI। ये हो गया, मैं जो भी जितने भी लोडिंग्स के अभी तक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किए थे सबको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। और कैंटिलीवर बीम के में कपल हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, ये दो प्रकार के यूवीएल हो सकते हैं, इन सब का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मालूम है। अब आ जाइए कि इसको याद रखा कैसे जाए। कोशिश तो खुद से करना है, कोशिश करना है कि यह सारे फॉर्मूला आपको याद रहे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला के हेल्प से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बात अगर ध्यान दें, देखिए सबके नीचे EI है, सबके नीचे, मतलब स्लोप हो या डिफ्लेक्शन हो, कोई भी लोड हो तो सबके नीचे EI होता है। मैं एक बार ध्यान से दिखा दूं कि सबके नीचे देखिए EI है, सबके नीचे EI है। और जो भी लोड होता है वो ऊपर होता है, जैसे कपल है तो यहां M है, यहां भी M है, पॉइंट लोड है तो यहां W है, यहां भी W है, यूडीएल है तो यहां स्मॉल w है, इधर भी स्मॉल w है, और अगर यूवीएल है तो इधर स्मॉल w है, इधर भी स्मॉल w है। बोलने का मतलब कि कोई भी लोड हो जाए या कोई भी बीम हो जाए, अभी कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, कैंटिलीवर बीम में किसी भी प्रकार का लोड हो तो लोड हमेशा ऊपर रहेगा और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नीचे रहेगा। अगर कपल है तो M रखिएगा, पॉइंट लोड है तो W रखेंगे, या अगर यूडीएल यूवीएल है तो स्मॉल w रखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अगर कपल होता है ना तो जो स्लोप होता है वो L होता है और डिफ्लेक्शन L² होता है। क्यों होता है, इस बात को समझें। अब लेंथ वाली बात मैं आपको समझा रहा हूं, लेंथ कैसे याद रखना है। देखिए, स्लोप का तो यूनिट रेडियन होता है और डिफ्लेक्शन का यूनिट mm होता है। मतलब स्लोप का हम बोले तो कोई यूनिट नहीं है, रेडियन मतलब नो यूनिट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और डिफ्लेक्शन mm है। तो अगर स्लोप में लेंथ है तो मुझे mm लाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेंथ देना होगा कि नहीं देना होगा। तो कपल है तो कपल में स्लोप की जगह लेंथ होगा और डिफ्लेक्शन की जगह एक एक्स्ट्रा लेंथ होगा जो कि L² बना देगा। अगर पॉइंट लोड है तो जो स्लोप होता है वो L² हो जाता है और डिफ्लेक्शन L³ हो जाता है। क्यों ऐसा, देखिए कपल के यूनिट पे ध्यान दें। यूनिट क्या है, किलो न्यूटन मीटर, मतलब लोड में 1 मीटर एक्स्ट्रा है, लोड में 1 मीटर एक्स्ट्रा है। अब किलो न्यूटन में जाएं तो यहां पे मीटर तो है नहीं, मतलब इसके लोड में 1 मीटर कम हो गया। अब क्योंकि लोड में एक बार 1 मीटर कम हो गया तो मुझे एक बार लेंथ बढ़ाना होगा। तो जो स्लोप का अगर लेंथ L था तो पॉइंट लोड में स्लोप L² होता है, और अगर पॉइंट लोड L² है स्लोप में तो डिफ्लेक्शन में एक एक्स्ट्रा लेंथ जो कि L³ बनाता है। तो सिंपल सी बात, एक कपल को ध्यान रख लो कि यहां लेंथ है तो यहां लेंथ स्क्वायर है, तो यहां लेंथ स्क्वायर है तो यहां लेंथ क्यूब है। अब आ जाओ यूडीएल यूवीएल पे। यूडीएल यूवीएल में क्या होता है, किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर हम और कम कर दिए। डिवाइड कर देने का मतलब क्या है, लेंथ को, मीटर को एक बार और कम कर दिया गया। अब हमको सेम यूनिट लाने के लिए हमको L³ रखना होगा, क्योंकि देखिए किलो न्यूटन पर मीटर में एक बार लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट लोड बनेगा, एक बार और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कपल बन जाएगा, है ना। तो किलो न्यूटन पर मीटर से मीटर बनाए, किलो न्यूटन बनाए, किलो न्यूटन में फिर मीटर मल्टीप्लाई किए तो किलो न्यूटन मीटर बना। तो जो कपल का लेंथ अगर L था तो यूडीएल में वो L³ होता है स्लोप, और डिफ्लेक्शन की बात करें तो एक एक्स्ट्रा लेंथ तो L4। तो मैं सबको यहां एक बार फिर से समझा देता हूं। हो क्या रहा है कि अगर लोड है कपल तो M/EI, M/EI, इतनी बात ध्यान रखो, M/EI। स्लोप L होगा तो डिफ्लेक्शन L² होगा। अगर पॉइंट लोड की बात करें तो W/EI होगा, W/EI होगा, यहां भी W/EI होगा। लेंथ एक एक्स्ट्रा होगा, कपल से एक ज्यादा लेंथ होगा L², कपल से एक ज्यादा लेंथ होगा तो L³। अगर यूडीएल की बात करें तो W/EI होता है, या यूवीएल की बात करें तो भी W/EI ही होता है। तो यहाँ L² है तो एक अलग से लेंथ और देना होगा, तो ये L³ हो जाएगा, और लेंथ क्यूब है जो वो लेंथ 4 हो जाएगा। सेम यूडीएल सेम यूवीएल, क्योंकि दोनों का यूनिट होता है किलोन्यूटन पर मीटर। तो इस प्रकार से आप 99% चीजें तो ऐसे ही ध्यान रख सकते हो। आपको डेटा लेकिन याद रखना होगा, डेटा का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है,
डेटा आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बार बार प्रैक्टिस करने से खुद आपके ध्यान में, ये दिमाग में सेट हो जाता है कि कपल में नीचे 1 है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन में 2 है ना। देखिए यहाँ कपल में नीचे 1 है स्लोप में, तो डिफ्लेक्शन में नीचे 2 है। पॉइंट लोड में नीचे 2 है तो डिफ्लेक्शन 3 है। यूडीएल में नीचे 6 है तो नीचे डिफ्लेक्शन में 8 है। और यूवीएल में नीचे 24 है तो नीचे कितना है 23। तो अब एक बार ऐसे हम फिर से बता दें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 8, ये हो गया यूडीएल। अगर यूवीएल लिखना होगा तो 6 के जगह हम 24 लिख देंगे और 8 के जगह 30 लिख देंगे। अब अगर दूसरा वाला यूवीएल है, ऐसा वाला यूवीएल है, तो कुछ नहीं करना, उसके लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से इसको माइनस करिए, स्लोप मिल जाएगा, और इस डिफ्लेक्शन में इस डिफ्लेक्शन को माइनस करिए, इसका डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। आई होप आज के लेक्चर में आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट डे एक नया लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कशन में लाएंगे। जो फॉर्मूला आप यहाँ पे पढ़े हो, इनसे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इतना विश्वास रखेंगे कि डिफ्लेक्शन एंड स्लोप आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आप कभी भी दोबारा किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं और 100% डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।